हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 62। मुरारी का घर बनारस। मुन्ना शक्ति की तरफ पीट किए खिड़की से बाहर देख रहा था। शक्ति भी खामोश खड़ा मुन्ना को ही देख रहा था। मुन्ना ने अपना गुस्सा अपने शब्दों के जरिए शक्ति पर उतार दिया और ऐसा करते हुए मुन्ना काफी उदास हो गया। उसकी आंखों में नमी उतर आई। उसने अपनी आंखों के किनारे साफ किए और एक झूठी और फीकी सी मुस्कान के साथ पलटकर शक्ति की तरफ चला आया। मुन्ना ने टेबल पर रखी चाय का कप उठाया और शक्ति की तरफ बढ़ा दिया। शक्ति ने कप लिया और वापस कुर्सी पर आ बैठा। मुन्ना ने भी अपनी चाय ली और बिस्तर पर आ बैठा। मुन्ना और शक्ति दोनों चुपचाप अपनी अपनी चाय पी रहे थे। मुन्ना को पहले थोड़ा शांत देखकर शक्ति ने कहा, मुन्ना, हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है और उसके लिए हम शर्मिंदा भी हैं। हम पूरे दिल से तुमसे माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ़ करना या ना करना ये तुम्हारे हाथ में है। हम बस कोशिश कर सकते हैं। तुम्हें राजनीति में देखकर पहले हम जितना हैरान थे, तुम्हारे राजनीति में आने की वजह जानकर अब हम उतना ही खुश हैं। मुन्ना, तुम्हारा राजनीति में आने का फैसला गलत नहीं है, बल्कि हमें पूरा विश्वास है कि तुम इसे और बेहतर रूप में लेकर आगे बढ़ोगे। आज तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ वो दोबारा भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा संभल कर। राजनीति की पहली सीढ़ी ही दुश्मनी है और ये कब कहां से आ जाए कोई नहीं जानता। उसकी चिंता तुम मत करो शक्ति, अब तक इतना मजबूत तो बन चुके हैं कि ये सब संभाल सके। मुन्ना ने सहजता से कहा, भूषण को तुम पर गोली चलाते हमने खुद अपनी आंखों से देखा था, लेकिन जब हम पुलिस स्टेशन में भूषण से मिले तब हमने कुछ अजीब महसूस किया। मुन्ना, हमें लगता है कि शक्ति ने कहा। वह अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले मुन्ना ने उसकी बात काट कर कहा, भूषण ने हम पर गोली नहीं चलाई। शक्ति ने सुना तो हैरानी से मुन्ना की तरफ देखा और कहा, तुम्हें कैसे पता? मुन्ना मुस्कुराया और कहा, शक्ति, अगर हम तुम्हारे कहने पर राजनीति के अंदर से सबूत निकाल कर ला सकते हैं तो खुद के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। हम पर गोली भूषण ने नहीं किसी और ने चलाई है और भूषण इसमें फंस गया। शक्ति चाहता था कि मुन्ना सतर्क रहे, पर मुन्ना इतना सतर्क होगा ये तो शक्ति ने भी नहीं सोचा था। वह मुन्ना से अच्छा खासा इंप्रेस हुआ। शक्ति ने मुन्ना को देखा और कहा, 10 दिन बाद तुम्हारी शादी है और तब तक तुम राजनीति और इससे जुड़े कामों से खुद को दूर ही रखो तो बेहतर है। मुन्ना, भूषण ने अगर तुम पर गोली नहीं चलाई है तो हम कोशिश करेंगे उससे सजा ना हो और वह छूट जाए। हमारी पार्टी हाउस अधिकारी से बात हो चुकी है। हम पार्टी हाउस 2 हफ्ते बाद ही ज्वाइन करेंगे, लेकिन हमारा काम जारी रहेगा। और भूषण ने हम पर गोली नहीं चलाई ये बात सिर्फ तुम्हारे और हमारे बीच रहे तो ही बेहतर होगा। शक्ति, इतना भरोसा तो कर सकते हैं ना हम तुम पर। मुन्ना ने शक्ति को ताना मारते हुए कहा, तुम हमें शर्मिंदा कर रहे हो मुन्ना। हम अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांग चुके हैं, लेकिन हम समझे नहीं तुम क्यों चाहते हो कि भूषण जेल में रहे। शक्ति ने पूछा, भूषण का जेल में रहना जरूरी है ताकि असली दुश्मन अपनी गलतफहमी में खुश रहे। जब तक हम सही इंसान तक पहुंच नहीं जाते, गलत इंसान का अंदर रहना बहुत जरूरी है। वैसे भी भूषण ने अभी तक हमें सिर्फ फायदा ही पहुंचाया है, तो थोड़ा और सही। मुन्ना ने कहा तो शक्ति मुस्कुरा उठा। दोनों ने चाय खत्म की और शक्ति ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखते हुए कहा, हमें अब चलना चाहिए, हम जल्दी लौटेंगे। मुन्ना भी उठ खड़ा हुआ तो शक्ति ने कहा, मुन्ना, उम्मीद करते हैं इस बार वापस लौटे तो हम युवा नेता मानवेंद्र मिश्रा से नहीं बल्कि अपने पुराने मुन्ना से मिले। चलो, हम तुम्हें नीचे तक छोड़ देते हैं, मुन्ना ने कहा। उसने शक्ति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। शक्ति और मुन्ना नीचे चले आए। उन्हें साथ देखकर मुरारी तो खुश था ही, आई बाबा और शिवम भी खुश थे। शक्ति जब तक मुन्ना के साथ था तब तक अनु ने कृष्णा की मदद से शक्ति के लिए रात का खाना बनाकर पैक कर दिया ताकि वह ट्रेन में खा सके, और उसके साथ ही कुछ सूखा नाश्ता भी पैक कर दिया। शक्ति ने आकर सबके पाँव छुए और शिवम ने उसे आई के हाथों शगुन और मिठाई दिलवाया और ध्यान से जाने को कहा। शक्ति बैग हाथ में उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ गया तो मुन्ना ने मुरारी से कहा, हम उन्हें स्टेशन छोड़कर आते हैं। मुन्ना, अकेले जाओगे? अनु ने बेचैनी भरे स्वर में कहा। माँ, हम ठीक हैं और हमें अब कोई खतरा नहीं है।
मुन्ना ने कहा और वहां से चला गया। बाहर आकर मुन्ना अपनी जीप में बैठा और शक्ति के बगल में रोक कर कहा, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है और स्टेशन यहां से 12 किलोमीटर दूर है, तो चले। शक्ति मुन्ना के बगल में आ बैठा और मुन्ना ने जीप आगे बढ़ा दी। शक्ति ने हेडक्वार्टर से अपना सामान लिया और फिर मुन्ना उसे अपने साथ लेकर स्टेशन के लिए निकल गया। बातें करते हुए शक्ति और मुन्ना स्टेशन पहुंचे। ट्रेन आ चुकी थी। शक्ति ने मुन्ना को अलविदा कहा और जैसे ही ट्रेन की तरफ पलटा, मुन्ना ने कहा, शक्ति। मुन्ना की आवाज सुनकर शक्ति पलट गया तो मुन्ना ने कहा, अगर तुम पुलिस वाले बनकर आओगे तो हम तुम्हें बनारस के विधायक के रूप में ही मिलेंगे, लेकिन अगर काशी के होने वाले पति के रूप में आए तो तुम्हारा स्वागत है। हम बदले नहीं हैं, हमने बस अपने सोचने का तरीका बदला है। हम ख्याल रखेंगे और जल्दी मिलेंगे, तुम्हारे होने वाले जीजाजी बनकर, शक्ति ने मुस्कुराकर कहा और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन चल पड़ी और शक्ति ने अपना हाथ हिला दिया। मुन्ना ने भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिला दिया और उसकी मुस्कुराहट बता रही थी कि शक्ति और उसके बीच की खटास अब दूर हो चुकी थी। वंश का फ्लैट मुंबई। निशी वंश का नया शर्ट पहनकर उसके सामने से इतरा कर चली गई और वंश उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उल्टा उसे रोकने के चक्कर में नीचे गिर गया। निशी के जाने के बाद वंश वीडियो गेम खेलता रहा और फिर उसे एकदम से अपना शर्ट याद आया। वह उठकर कमरे में आया। कुछ देर बाद अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ा वंश एकटक खुद को देख रहा था। वंश बहुत ही अजीब लग रहा था। निशी उसका शर्ट पहनकर गई तो वंश ने भी निशी का टॉप फंसा लिया जो कि उसे अपने बिस्तर पर मिला था। वंश ने जैसे तैसे करके निशी का टॉप फंसाया। इस चक्कर में उसका बाजू भी फट गया, लेकिन वंश को इसकी परवाह नहीं थी। बस सामने से वह टॉप खुला हुआ था, क्योंकि इतना छोटा टॉप था कि सामने से बटन बंद करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। निशी का टॉप फंसाकर वंश को काफी खुशी हो रही थी। वह शीशे के सामने निशी की तरह एक्टिंग करके बोला, हाँ, है कोई मुझसे सुंदर? मैं हूं ही इतनी प्यारी कि कोई भी मुझ पर मर मिटे। ए चिरकुट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छिपकली कहने की? ओह वंश, तुम कितने अच्छे हो, कितने स्वीट हो, कितने हॉट हो। हाँ, हॉट भी हो, हैंडसम भी। मेरा तो दिल ही आ गया है तुम पर। मैं तो तुम्हें आई लव यू कहने के लिए मरी जा रही हूँ। आई लव यू। तुम ही हो मेरे जन्म जन्म के साथी। वंश अपनी ही बातों पर खुद ही खुश हो रहा था और खुद ही हंस रहा था। निशी ने तो अभी तक उसे आई लव यू कहा ही नहीं, इसलिए बेचारा खुद ही निशी बनकर खुद को ही आई लव यू बोल रहा था। वंश निशी की एक्टिंग करके खुश हो ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। वह झूमते हुए कमरे से बाहर आया और अपना फोन देखा। स्क्रीन पर सुमित का नंबर देखकर मुस्कुराया और फोन उठाकर कहा, हेलो बड़े भैया, देखा मैंने कहा था ना आपको कि आप मुझे बहुत मिस करने वाले हो। आखिर आपको मेरी याद आ ही गई। हाउ सेल्फ ऑब्सेस्ड यू आर वंश। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि आज शाम केडी ने एक पार्टी रखी है जिसमें सीरीज के सभी को स्टार और स्टाफ आ रहा है। केडी ने कहा है कि मैं तुम्हें और निशी को पर्सनली इनवाइट करूं क्योंकि तुम दोनों सीरीज के लीड पर्सन हो। सुमित ने कहा, हाँ, मुझे लगा आपको मेरी याद आ रही है इसलिए आपने मुझे फोन किया है। वंश ने कहा, ओह, ये ड्रामा बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम आओगे या नहीं और निशी को अपने साथ ले आओगे। वंश से रिक्वेस्ट करते हुए सुमित ने कहा, हाँ, मैं आ जाऊंगा। आप मुझे टाइम और वेन्यू मैसेज कर देना और उस छिपकली को मैं अपने साथ लेकर नहीं आऊंगा। वंश ने पहले बहुत प्यार से कहा और फिर एकदम से चिढ़ गया। अब निशी को साथ लाने में तुम्हें क्या दिक्कत है? सुमित ने भी चिढ़कर कहा, आपको पता है उसने आज क्या किया? वंश ने कहा, अब क्या किया उसने? सुमित ने कहा, वो मां के साथ उनके ऑफिस गई है, वो भी मेरी नई शर्ट पहन के। मैंने पिछले हफ्ते ही उसे खरीदा था और उसे पहना तक नहीं था। वो ऐसा कैसे कर सकती है? वंश ने लगभग रोते हुए कहा। सुमित ने सुना तो हाथ में पकड़ा फोन पहले अपने सर पर मारा और फिर हताश होकर वंश से कहा, तुम दोनों कब बड़े होंगे वंश? क्या तुम दोनों अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताने वाले हो? ये कैसा प्यार है? आपको बड़ा पता है प्यार के बारे में। एक काम करना, आज पार्टी में आप निशी को सिखाना ताकि वह मेरे साथ इंसानों जैसा बिहेव कर सके। वंश ने कहा तो सुमित ने चिढ़कर कहा,
मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूं, कोई लव गुरु नहीं। हाँ मैं भूल गया था, आप तो खुद सिंगल है, वो भी 42 की एज में। वंश ने सुमित का मजाक उड़ाते हुए कहा। सुमित ने सुना तो बेचारा रोआ सा हो गया और कहा, हाँ हंस लो, इतनी मुश्किल से एक लड़की पसंद आई थी, उसे भी तुमने एक्सपोज कर दिया। वंश ने सुना तो प्यार से कहा, बड़े भैया मैं आपसे प्यार करता हूं तो मैं आपको गलत हाथों में कैसे जाने दे सकता हूं। डोंट वरी, आज की पार्टी में आप सिंगल नहीं रहोगे, मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढूंगा। वो तो तब ढूंढोगे ना जब तुम पार्टी में आओगे। मैंने तुम्हें वेन्यू और टाइम मैसेज कर दिया है एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू निशी के साथ ही आना। बाय। सुमित ने कहा और अगले ही पल फोन काट दिया। हाँ कैसा अजीब आदमी है, वंश ने कहा। तभी डोरबेल बजी। वंश दरवाजे की तरफ बढ़ा लेकिन अगले ही पल उसने खुद को देखा और कमरे की तरफ भागा। उसने जल्दी जल्दी निशी का टॉप निकालकर फेंका। वंश ने ध्यान नहीं दिया कि वो फट चुका है और वह उसे साइड में फेंक कर अपनी टी शर्ट उठाकर पहनते हुए दरवाजे की तरफ चला आया। उसने दरवाजा खोला तो पाया कि सामने सारिका खड़ी थी। सारिका ने वंश को उलझन में देखकर कहा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, वो बस सो रहा था, वंश ने उबासी लेते हुए कहा। सारिका अंदर आई तो वंश दरवाजे के बाहर झांकने लगा। उसे लगा सारिका के साथ निशी भी वापस आई है। सारिका ने वंश को दरवाजे पर खड़े देखकर कहा, क्या हुआ? दरवाजा बंद करो और अंदर आओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। वो निशी, वंश ने झेंपते हुए कहा। वो ऑफिस से ही नवीन के साथ अपने घर चली गई। सारिका ने वंश के कमरे की तरफ जाते हुए कहा। वंश ने दरवाजा बंद किया और अंदर चला आया। सारिका भी कमरे से बाहर आई और किचन से पानी की बोतल लेते हुए कहा, तुम निशी को कितना पसंद करते हो? सारिका के मुंह से अचानक ये सुनकर वंश हैरानी से उसे देखने लगा, क्योंकि सारिका इसके बाद उससे क्या बात करने वाली थी वंश को उसका कोई आइडिया नहीं था। वह बस चुपचाप सारिका को देखता रहा। वंश को खामोश देखकर सारिका उसी तरफ आई और कहा, क्या हुआ? तुम इतना उलझन में क्यों हो? तुम उसे पसंद तो करते हो ना बेटा? सारिका की बात सुनकर वंश की तंद्रा टूटी और उसने कहा, हाँ माँ, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? सारिका ने वंश से बैठने को कहा और खुद उसके सामने टेबल पर आ बैठी और वंश के हाथों को अपने हाथों में लेकर बहुत ही गंभीरता से कहा, देखो वंश, हम जानते हैं कि तुम और निशी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो और साथ रहना चाहते हो, लेकिन तुम दोनों में अभी बहुत ज्यादा बचपना है और तुम दोनों के झगड़े तो बाप रे बाप, एक पल में तुम दोनों एक दूसरे पर प्यार लुटाते हो और अगले ही पल एक दूसरे की जान के दुश्मन। तो बेटा, तुम्हारे और निशी के मामले में आगे बढ़ने से पहले हम बस ये जानना चाहते हैं कि क्या तुम सच में उसे इतना पसंद करते हो कि उसके साथ पूरी जिंदगी बिता सको? हम नहीं चाहते कि तुम निशी को कोई झूठी उम्मीद दो, इसलिए चाहो तो तुम और निशी एक बार और इस बारे में सोच सकते हो, उसके बाद हम नवीन से बात करेंगे। वंश चुपचाप सारिका की बात सुनता रहा। वह सोच में पड़ गया। ऐसा नहीं था कि निशी के साथ जिंदगी बिताने का फैसला करने के लिए उसे दोबारा सोचना पड़े, लेकिन सारिका की बात सुनकर वह उलझन में पड़ गया और कहा, आप नवीन अंकल से क्यों मिलना चाहती हैं? ताकि हम तुम्हारे लिए निशी का हाथ मांग सके, सारिका ने सधे हुए स्वर में कहा। वंश ने सारिका की तरफ देखा और कहा, मैं शादी नहीं करना चाहता माँ। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 62। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी हीर मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।